नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपीआई इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो आइए बच्चों, इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि आज़ादी के शुरुआती 2 दशकों को आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए हैं, जिसमें देश के 3 प्रमुख चुनौतियों का हम लोगों को सामना करना पड़ा था। सबसे पहली थी भारत को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र को कायम करना और तीसरा था आर्थिक विकास या नियोजन। तो बच्चों, पूर्व के 2 जो चुनौतियां थीं उसका हम पूर्व के अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं, भारत को एकता के सूत्र में बांधना और लोकतंत्र को कायम करना। आज इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विकास और नियोजन। तो इस अध्याय में हम विकास के कुछ बुनियादी सवालों के लिए राजनीतिक फैसले कौन कौन से लिए गए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और उनको लेकर ऐसे कौन कौन से अहम फैसले हुए, इसका हमें अध्ययन करना है। इस अध्याय में हमें पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी राजनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस राजनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या थीं और इनकी सीमाएं क्या थीं, और बाद के सालों में इस राजनीति को क्यों छोड़ दिया गया। तो इस अध्याय को प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो नियोजन है वह क्या है या नियोजित राजनीति क्या है। तो नियोजन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना और इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना या आयोजन करना नियोजन कहलाता है। इसको प्लानिंग भी कहते हैं। यह प्रबंधक का प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक नियोजन के अगर उद्देश्यों की बात करें तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, मानव संसाधन का विकास करना एवं समावेशी विकास इसमें निहित है। आजादी के समय विकास के सवाल पर कुछ प्रमुख मतभेद रहे हैं हमारे राजनेताओं के बीच में। तो प्रमुख जो राष्ट्रवादी नेता थे, तो राजनेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होने चाहिए या अलग होंगे, तथा वे उनको पूरा करने के लिए आर्थिक प्रणालियां अपनाएंगे। किस प्रकार की वे आर्थिक प्रणालियों का पालन करेंगे, तो राजनीति के हिसाब से हमारे देश को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से उसका नियोजन किया जाए, इसके संबंध में विकास के मॉडल को लेकर के भारतीय नेताओं में मतभेद था कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने 2 प्रमुख मॉडल थे। पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। अगर हम उदारवादी पूंजीवादी मॉडल की बात करें तो यूरोप के जो अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था और वहां यह मॉडल कारगर भी साबित हुआ। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अतः भारत के कई राजनेता जो थे या जो विचारक थे, वह भारत को आधुनिक बनाने के लिए विकास के इसी मॉडल को अपनाने के पक्षधर थे। जो दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल, यह मॉडल समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। इसमें आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार का हस्तक्षेप होता था और यह जो समाजवादी मॉडल है यह सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। कुछ लोग पश्चिमी देशों की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के पक्ष में थे, तो कुछ लोग जो हैं वो समाजवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार कुछ लोग औद्योगिकरण को उचित रास्ता समझते थे या औद्योगिकरण को सही रास्ता मानते थे, इसके माध्यम से भारत का विकास करना चाहते थे, या वो मानते थे कि भारत को विकास की दिशा की ओर अगर हम मोड़ना चाहते हैं या उसको मोड़ना है तो हमें औद्योगिकरण को अपनाना चाहिए। कुछ लोगों की नज़र में कृषि का विकास करना
और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। भारतीय नेतृत्व में दूसरा जो मतभेद था वो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं को लेकर भी था। कुछ लोग जो हैं वो निजी क्षेत्र को तथा कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। इन सभी विचारों को लेकर सरकार असमंजस में थी कि विकास के किस मॉडल को और किस क्षेत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। अंत में इन मतभेदों को बातचीत के द्वारा हल किया गया। हमारे भारत के राजनेताओं ने इस संबंध में चर्चा की और चर्चा करने के बाद इस हल को निकाला गया और फलस्वरूप क्या हुआ, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों आते हैं। औद्योगिकरण और कृषि दोनों को समान रूप से महत्व देने का निर्णय लिया गया। इन मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है और सभी के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करें। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे देश के जो उस समय प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, उन लोगों ने आपस में बैठ करके एक योजना के लिए खाका तैयार किया। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला हुआ था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। इन सभी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी, अर्थात प्रत्येक देश चाहता था कि वह महामंदी का शिकार ना हो पाया, महामंदी से किस प्रकार से उबरा जाए। उसके लिए जरूरी था कि एक व्यवस्थित ढंग से नियोजन या प्लानिंग की जाए। इस चित्र को आप यहां देख रहे हैं कि यह चित्र जो है 1930 की महामंदी का चित्र है, जब अमेरिका में महामंदी लागू हुई थी उस समय का चित्र है। बच्चों, अमेरिका की महामंदी के विषय में अवश्य जान लें कि यह विश्व के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। 1930 के दशक की महामंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी माना जाता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुई थी। इस दिन मंगलवार था, इसलिए इसे काला मंगलवार या ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। इसके बाद अगले एक दशक तक दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गए, मांग में भारी कमी हो गई और औद्योगिक विकास के पहिए जाम हो गए। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कृषि उत्पादन में भी 60% तक की कमी हो गई और एक दशक तक हाहाकार मचाने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तब जाकर के इसका असर थोड़ा कम हुआ। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की जो स्थापना है वो मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे। बच्चों, आपको जानकारी होगी कि योजना आयोग का नाम बदल करके वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, की स्थापना की और यह संस्था जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। योजना आयोग के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहला, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका साधन या आजीविका के पर्याप्त साधनों को बराबर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समुदाय के भौतिक संसाधन जो हैं उनके भौतिक संसाधनों की जो मिल्कियत है और नियंत्रण है उसको इस तरह से बांटा जाए कि उसे सर्वमान्य की भलाई हो या सबका उससे भला हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह से किया जाएगा कि धन अथवा जो उत्पादन है कि साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो, तो इस प्रकार से उसका व्यवस्था की जाएगी कि वह सभी में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसके बाद हम समझते हैं कि बॉम्बे प्लान क्या है। आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक
मसलन जो उद्योगपति होते हैं या जो बड़े व्यापारिक होते हैं या बड़े उद्यमी होते हैं, वह हमेशा नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई प्लानिंग जो है सरकार के माध्यम से हमारे ऊपर थोपी जाए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। हमारे भारत के जो भी निवेशक या उद्योगपति या व्यापारिक संस्थान थे, उद्यमी थे, वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। 1944 में उद्योगपतियों का जो एक तबका था वो एकत्रित हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया, जिसको कि बॉम्बे प्लान कहा गया। यह जो बॉम्बे प्लान है, इस बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक अथवा अन्य जो आर्थिक निवेश के क्षेत्र हैं में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी हो, उन वक्त सभी चाहते थे कि देश एक नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। बच्चों, राजनीतिक दल अथवा समूह के संबंध में आप लोगों ने वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी के बारे में अवश्य सुना होगा। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और उन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। जबकि दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली स्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से ऐसे राजनीतिक दल थे जो वामपंथी थे या दक्षिणपंथी थे? और क्या आप आज के दौर में कांग्रेस पार्टी को बता सकते हैं कि वह दक्षिणपंथी है या वामपंथी है? भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आ गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आगे चलते हैं कि इस योजना ने ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो सबसे पहले इसके जो कार्य रहे हैं, जो योजना का क्रियान्वयन हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले यह निर्णय लिया गया कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास किया जाए, एक नियोजन तैयार किया जाए, एक प्लानिंग तैयार की जाए। तो उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह सोवियत संघ में पहले प्रारंभ थी। इसके पीछे एक सीधा विचार था कि भारत सरकार जो है अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी और जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना बनाई जाएगी। इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई कि किस प्रकार से हमें अगले 5 वर्षों में अपने भारत की रूपरेखा तैयार करनी है, कैसे उसकी योजना बनानी है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर के 1956 के बीच रही है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश की गरीबी को मकड़ जाल से निकालने की थी। अर्थात देश उस समय जब आज़ाद हुआ था तो उस समय आर्थिक स्थिति हमारे देश की सही नहीं थी। तो इस आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए या गरीबी जो थी उसके मकड़ जाल से निकालने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया। योजना को तैयार करने में जो प्रमुख विशेषज्ञ थे वो के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशकों तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। अर्थात हमें जो भी तरक्की करनी है, हमें जो भी कार्य करने हैं, हमें जिन संसाधनों का उपयोग करना है उसकी गति धीमी हो, ताकि धीरे धीरे ही हमारे देश का विकास हो। और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारे देश का विकास होना ही संभव हो सकता था। इस योजना के माध्यम से या इस योजनाओं के द्वारा भारतीय नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि विभाजन के बाद क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें ज्यादा जो जोर है कृषि क्षेत्र पर दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र के निवेश किया गया। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई। इस चित्र में आप देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम है, इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बनाया गया था।
जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1956 से लेकर के 1961 के मध्य चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। जहां आप देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारियों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। तो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो पीसी महालनोबिस थे, जो कि महान अर्थशास्त्री थे। पहली योजना का जो मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना जो है कि कोशिश थी कि तेज गति से हमें अपना संरचनात्मक बदलाव करना है। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। इस के जो प्रमुख बिंदु रहे हैं उसमें औद्योगिकरण था, लेकिन इसके बावजूद एक मुख्य विवाद आया। विवाद क्या था कि शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई थी उन पर बड़े सवाल उठे। यहां हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं, उसमें कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कृषि बनाम उद्योग की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया, अर्थात जहां ग्राम उद्योग हो सकते थे या ग्रामीणों को जहां सहायता मिल सकती थी, इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई या इस तरह की उद्योगों की स्थापना करना वो चाहते थे। वहीं चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे, सभी जानते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस पार्टी से अलग होकर के अपनी भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत जो है किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकर जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। वहीं कुछ लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य अपनानी या अपनाई जानी चाहिए थी। अगर हम जो दो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी अगर चर्चा करें, जहां पर निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र आता है, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रमुख बिंदु थे जहां पर मतभेद था, उसमें हम देखते हैं कि विकास के दो जाने माने जो मॉडल हम लोग जानते हैं, एक निजी क्षेत्र है और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र है। तो पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम जो है पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया, सभी इसको जानते हैं। और दूसरा है कि भारत ने विकास का जो समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता और इस तरह उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को लेकर के अपने देश में नए मिले जुले रूप में लागू किया गया, अर्थात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके पक्ष में जो तर्क थे, उसके पक्ष में यह तर्क था कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को छूट दी जाती तो भारत में औद्योगिक विकास अधिक होता, जिससे देश के विकास में वृद्धि होती। देश में गरीबी पर भी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भारत और आगे निकल सकता था तथा लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकते थे। इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वह है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है सभी के हितों का ध्यान रखने के विचार विमर्श होता है।
निजी क्षेत्र में छूट देने से समाज में प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का वातावरण बना रहता है, जिससे समाज के आर्थिक वर्गों के बीच असमानता एवं विषमताएं बढ़ जाती हैं। निजी क्षेत्र के अधिक आगमन से पूंजीपतियों का विकास होता है तथा सामाजिक न्याय की अवहेलना भी होती है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्रों के हस्तक्षेप से कृषि की भी अवहेलना होती है। दूसरी अगर बात करें विकेंद्रित नियोजन की, जो कि केरल मॉडल कहलाता है, तो केरल मॉडल ने करके दिखाया था कि जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो, कुछ विकेंद्रीकृत नियोजन भी देश के लिए हितकारी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया था उसे केरल मॉडल कहा जाता है। बच्चों, यह केरल मॉडल जो है हमारे इस अध्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार पर तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता दर भी का जो प्रतिशत है वो 7% है। आयु प्रत्याशा भी यहाँ बढ़ी हुई है, अर्थात व्यक्ति यहाँ पर अधिक उम्र तक जीता है। यहाँ शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है और जन्म दर भी कम है। तो केरल के लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया भी है। तो केरल मॉडल जो था वो विकेंद्रीकृत था, उसको केंद्रीकृत नहीं किया गया था और उसने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। दूसरा हम समझते हैं कि नियोजित विकास के प्रमुख परिणाम क्या निकले। देश में जो नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई, जो योजनाएं बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, इन सब के क्रियाकलापों के माध्यम से, इसके सबके कार्यों के द्वारा आखिर नियोजित विकास के कौन कौन से प्रमुख परिणाम निकले, तो उसमें सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं वह है पहली विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इसमें आप देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजना शामिल हैं। परिवहन और संचार साधनों का इसमें विकास किया गया। वहीं हम देखेंगे कि भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को समाप्त होना भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अर्थात जब भूमि सुधार लागू होगा तो कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि थी जिस पर वो खेती किसानी नहीं किया करते थे, तो सरकार ने उस भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास किया गया ताकि खेती का जो काम हो वो सुविधाजनक तरीके से हो सके। अर्थात चकबंदी प्रारंभ की गई। चकबंदी का कार्य यही था कि छोटे छोटे टुकड़े के जो खेत हुआ करते थे उन सारे खेतों को इकट्ठा करके किसी एक किसान को दे दिया जाए ताकि वह उस पर अच्छी तरह से खेती कर सके, उसमें उसको सुविधा हो और अधिक उत्पादन उसके माध्यम से किया जा सके। तो यह भूमि सुधार के कार्य थे। दूसरा हम देखते हैं हरित क्रांति। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा अनुदानित दर पर मुहैया कराना प्रारंभ किया। सरकार ने इस बात की गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा, अर्थात एक निश्चित जो दर है तय कर दी गई प्रत्येक किसान से उपजाई हुई वस्तु की, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, धान हो या दलहन हो। तो प्रत्येक जो कृषि उत्पादन था उसकी दर निर्धारित कर दी गई। किसान इससे संतुष्ट होगा कि उसको पता था कि हमारे जो हम उगा रहे हैं, जो हम उपज पैदा कर रहे हैं, उसके हमको कितना निर्धारित मूल्य मिलेगा। इस कारण से खेती की जो पैदावार है उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। चौथा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा वह था श्वेत क्रांति। हम सब जानते हैं कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज जो कुरियन जी हैं, उन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की स्थापना की थी और जिसका नाम अमूल था। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अमूल की जो बच्ची है वो देखिए
हमारे बीच में वर्गीस कुरियन जी हैं, जो एक गाय और गाय के बछड़े के साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें गुजरात के 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति का नाम दिया जाता है, सब इसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी इसी के बाद प्रारंभ किया। तो श्वेत क्रांति ने देश में एक दुग्ध के क्षेत्र में आंदोलन किया, या दुग्ध के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की। 1960 के दशक के अंत में भारत विकास में एक नया मोड़ आता है। तो बच्चों, अभी हमने इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन किया कि नियोजित विकास की जो राजनीति है किस प्रकार से रही, इसमें ऐसे कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया गया, उन योजनाओं के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उसके क्या परिणाम निकले। इस अध्याय के अध्ययन करने के बाद हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट में घिरने लगी। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबी की भलाई के लिए कौन कौन से ऐसे अन्य कार्यक्रमों की घोषणा की। इन सभी का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो इस अध्याय को अध्ययन करने के बाद कुछ गृह कार्य है बच्चों आप लोगों के लिए। आपको मैं 2 प्रश्न दे रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना है, इसको आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। दूसरा प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर ज्यादा जोर था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी। तो बच्चों, आज का हमारा ये अध्याय यहां खत्म होता है। धन्यवाद।